मुंबई में तेजी से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ बढ़ रहा है कंफ्यूजन। तो एक बार फिर से आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास मुंबई के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर लेंसलेट पिंटो मौजूद हैं। सर, ये बताइए, सबसे पहला सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, आखिर टेस्ट कराएं तो कब कराएं? पैनिक इतना ज्यादा फैल गया है। हेलो पंकज, धन्यवाद मुझे ये शो पे बुलाने का। देखिए, अगर आपको सिम्टम्स है, अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार हो रहा है, तो मेरे हिसाब से टेस्टिंग मायने रखता है, क्योंकि टेस्टिंग से सिर्फ हमको ये नहीं पता चलता है कि हमको है कि नहीं है। टेस्टिंग से ये भी ज़रूरी है कि इंसान यूजली आइसोलेशन पे थोड़ा और ध्यान रखने लगता है। अक्सर अगर हम टेस्ट नहीं करें तो भले ही हम सोचे कि हमको शायद कोविड है, आइसोलेशन थोड़ा ढीला हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू, इट्स इंपॉर्टेंट कि टेस्ट करें ताकि सरकार को भी आंकड़े पता चले, हमको भी थोड़ा आइडिया मिले कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। जब नंबर्स बढ़ते हैं, यूजली हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स उसके 1-2 हफ्ते बाद बढ़ते हैं। तो अगर नंबर्स बढ़ने लगते हैं तो फिर हॉस्पिटल्स कैन बी रैम्प्ड अप, हम अपनी तैयारी भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आई थिंक टेस्टिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको सिम्टम्स हैं। अगर कोई फुली वैक्सीनेटेड पर्सन है, उसे पता लगता है किसी इंसान से वो 3 या 4 दिन पहले मिला था, वो पॉजिटिव है, और अगर हालांकि वो खुद सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, क्या फिर भी टेस्ट करवा लेना चाहिए? आई थिंक ऐसे स्थिति में आइसोलेशन या क्वारंटीन बोलते हैं ऐसे, ये स्थिति में क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कांटेक्ट हुआ है तो जिस गति से ये करंट स्ट्रेन फैल रहा है, तो ये चांस बहुत हाई है कि आपको भी इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं तो इट इज़ टोटली फेयर नॉट टू टेस्ट। यू कैन वेट एंड सी कि अगर आपको सिम्टम्स होते हैं कि नहीं। बट बहुत ज़रूरी ये बात है कि जब आप वेट कर रहे हो, ये जो वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड में क्वारंटीन रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करते हो और लोगों से मिलते रहते हो या बाहर जाते हो, तो आप एसिम्टोमेटिक होने के बावजूद दूसरों को ये फैला सकते हो। So I think it's okay not to test if you don't have symptoms, but you must make sure कि आप क्वारंटीन रहो वो पीरियड में। अब डॉक्टर, केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, हर कोई टेस्ट करवा रहा है, मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे पता है मुझे टेस्ट करवाना है, लेकिन अगर मुझे स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है तो पैनिक और ज्यादा बढ़ेगा। तो पैनिक कर, दिस इज ऑल द मोर रीजन कि एवरीवन शुड वेट फॉर देयर टर्न, राइट। तो अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हो, राइट, अगर समझो आप 80 साल के इंसान हो, बुजुर्ग हो, आपको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उनके लिए टेस्टिंग बहुत मायने रखता है। क्योंकि शुरुआत के 24 घंटे, शुरुआत के 48 घंटों में 1-2 दवाइयां हैं जो ट्राई किए जा सकते हैं। बट अगर आप लो रिस्क प्रोफाइल में हो, अगर आप जवान हो, अगर आपको 2 डोज वैक्सीन के मिल चुके हैं, अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो कोई इमरजेंसी नहीं है जानने के लिए तुरंत कि आप पॉजिटिव हो कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर ट्रीटमेंट आपके हिसाब में पैरासिटामोल या क्रोसिन या जो भी सिंपल ट्रीटमेंट होने वाला है, जो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो जब आप वेट कर रहे हो। तो पैनिक का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट पॉजिटिव होने का जो रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे कोई मेजर डिसीजंस नहीं होने वाले शुरुआत में। नंबर वन। नंबर टू, अनफॉर्चुनेटली जो छोटा फ्रैक्शन, जो 1% से ज्यादा लोगों को सिवियर डिजीज होने वाला है, वो सिवियर डिजीज भी यूजली दूसरे हफ्ते में होता है या 7 दिन बाद होता है। तो जिस दिन आप डायग्नोस होते हो, उस दिन 99.999% आपको कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तो वो डायग्नोसिस में अगर 1-2 दिन डिले हो जाता है तो कोई पैनिक का जरूरत नहीं है। अच्छा, there's one question which most of the people are asking: is rapid antigen test 100% reliable? Many are saying that you health experts have been saying earlier on that RT-PCR is the only gold standard, and now even the government is saying that they are focusing more on रैपिड एंटीजन टेस्ट। व्हाट डू यू से? तो रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो 100% पॉजिटिव है, राइट। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। रैपिड एंटीजन अगर नेगेटिव आता है तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको कोविड फिर भी है। तो इसे हम बहुत स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं, जो सेंसिटिव नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है ज्यादा। मतलब अगर हम 100 लोगों को ले जिनको कोविड है, तो रैपिड एंटीजन 50 में यूजली पॉजिटिव आता है, 50 में नेगेटिव आता है, राइट। तो अगर आपको सिम्टम्स है जो कोविड के डायरेक्शन में है, अगर आपका कांटेक्ट किसी कोविड पेशेंट के साथ रिसेंटली हुआ है और आप सिम्टोमेटिक हो, उसके बावजूद अगर आपका रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है, तो आपको डेफिनेटली कंफर्म करना चाहिए आरटी-पीसीआर के साथ। लेकिन अगर आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है तो द स्टोरी एंड्स देयर, उससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज, थोड़े स्टडीज हैं जिन्होंने दिखाया कि रैपिड एंटीजन कोरिलेट्स वेरी वेल विद ट्रांसमिसिबिलिटी, कि अगर आपका रैपिड एंटीजन पॉजिटिव होता है तो ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत हाई है। अगर आपका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव होता है और आपका रैपिड एंटीजन नेगेटिव होता है फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल हो सकता है कि आपका ट्रांसमिसिबिलिटी लो है। क्योंकि आरटी-पीसीआर अक्सर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद भी पॉजिटिव रहता है।
लेकिन रैपिड एंटीजन यूजुअली वो ट्रांसमिशन पीरियड के बाद नेगेटिव हो जाता है. सो आई थिंक द रैपिड एंटीजन इज यूजफुल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बट इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आता है और आपको कंफर्म करना है तो आपको डेफिनेटली RT-PCR करना चाहिए. एक सवाल बच्चों के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर फैमिली में कोई सिम्टम दिखाता है, अब बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या सेफर साइड में रहने के लिए अगर कोई एल्डरली सिम्टम दिखा रहा है तो बच्चों का भी टेस्ट करवा लेना चाहिए? देखिए, अगर किसी इंसान को किसी घर में कोविड हुआ है तो उस घर के बच्चों को 99% कोविड होने वाला है, बाय एंड लार्ज, क्योंकि बच्चों को आइसोलेशन में रखना मुश्किल है. बच्चे यूजुअली एडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, और यूजुअली जब हमको पता चलता है कि कोई कोविड पॉजिटिव है तो वो इंटरेक्शन ऑलरेडी उसके पहले 2-3 दिन काफी हो चुका रहता है बच्चों के साथ, राइट. सो आई थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम कि शायद ये बच्चा भी पॉजिटिव निकलेगा. जब आपको पता चलता है कि कोई घर में पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स उनको आइसोलेट करना चाहिए तुरंत. बच्चे अगर सिम्टम्स दिखाते हैं तो उनको टेस्ट करना जरूरी है फ्रॉम द सेम पर्सपेक्टिव, ताकि हम जाने कि कितने बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, ताकि वो बच्चे भी और बुजुर्गों के साथ इंटरेक्ट नहीं करें. उसके बाद हो सकता है नाना नानी घर पे हैं तो बच्चे को फिर वो नाना नानी से दूर रखा जा सकता है. बट अगर बच्चा एसिम्टोमेटिक है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप एज्यूम कर लो कि वो शायद इन्फेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बगैर सिम्टम्स के इन्फेक्शन होता है. और उस बच्चे को हाई रिस्क इंडिविजुअल से थोड़ा दूर रखिए. फेविपिराविर और दूसरे है मोलनुपिराविर, ये क्या है, कितनी इफेक्टिव है, किसको लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए? तो फेविपिराविर जो इंडिया में काफी टाइम से, अभी शायद 1 साल से बिक रहा है और प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसका कोविड में कोई रोल नहीं है. शायद इंडिया एक ही कंट्री है पूरे दुनिया में जहां वो ड्रग यूज किया जा रहा है. एंड आई ऑनेस्टली थिंक वी शुड बैन द ड्रग, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई और रोल भी है वो दवाई का. तो काफी और एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं जिनका कोविड में कोई रोल नहीं है, बट उनको बैन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो और कंडीशंस के लिए यूज होते हैं. फेविपिराविर शायद एक इकलौता ड्रग है जो कोई कंडीशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अनफॉर्चुनेटली काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है. तो आई थिंक वी शुड कंप्लीटली बैन द ड्रग. द सेकेंड ड्रग इज मोलनुपिराविर, जो नया दवाई आया है. नाउ ये जो दवाई है उसको उन लोगों में टेस्ट किया जा चुका है जिनको वैक्सीन मिला नहीं है और जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, राइट. तो अगर आप वैक्सीनेटेड हो और आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आपको बिल्कुल ये दवा नहीं लेना चाहिए, राइट. अगर अनवैक्सीनेटेड हो तो शायद इस दवा का कोई रोल है, लेकिन देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फ्लैग्स एसोसिएटेड विद द ड्रग्स. सो इफ यू आर यंग यू नीड टू बी ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव, कि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो वो दवाई लेके तो बच्चे को खतरा है. अगर पुरुष ये दवा लेते हैं तो 3 महीने के लिए दे शुड नॉट मेक एनीवन प्रेग्नेंट, सो दे शुड बी ऑन कॉन्ट्रासेप्शन. दैट्स अ रेड फ्लैग. थोड़े कंसर्न्स है कैंसर रिलेटेड ये दवाई के, और थोड़े कंसर्न्स है कि ये दवाई एक्चुअली नए वेरिएंट्स को सिलेक्ट कर सकता है. इट कैन क्रिएट न्यू वेरिएंट्स. So it is not a drug that should be used in everyone. 100% not a drug that should be used across the board. But in few select high-risk individuals, especially if they are unvaccinated, it may have a role. डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल है, मास्क इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? बार बार आप लोग भी खुद अपील करते हैं, एक बार फिर से यही सवाल कर रहे हैं, मास्क पहनना आम जनता के लिए, खास करके पब्लिक प्लेसेस में इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? कितने मास्क एक साथ पहनने चाहिए, किस टाइप के मास्क पहनने चाहिए? तो ये जो मास्क हमने पहना हुआ है N95 मास्क, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. तो अगर आप ये पहन सकते हो और टॉलरेट कर सकते हो तो ये डेफिनेटली दीज आर द बेस्ट मास्क इन टर्म्स ऑफ फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. अक्सर लोगों को ये मास्क थोड़े क्लॉस्ट्रोफोबिक लगते हैं, थोड़ा मुश्किल लगता है, उनको लगता है घुटन जैसे महसूस होता है लोगों को. तो अगर वैसी स्थिति है तो जो सर्जिकल मास्क आते हैं, 3 प्लाई वाले सर्जिकल मास्क आते हैं, वो 2 मास्क आप पहन सकते हो. जो कलर्ड सरफेस होता है वो यूजुअली आउटर सरफेस पे होना चाहिए, जो सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है वो इनर सरफेस पे होना चाहिए. तो 2 मास्क एक के ऊपर एक. और ये नाक वाला सील थोड़ा जरूरी है, क्योंकि नाक अगर खुला रहता है तो यू आर ब्रीदिंग एयर फ्रॉम द आउटसाइड. मास्क इसलिए जरूरी है क्योंकि वेरिएंट्स नए आते रहेंगे. दवाइयां हो शायद नहीं हो, दवाइयों का इफेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, वी डोंट नो. वैक्सीन भी शायद इफेक्टिव होने वाले हैं कि नहीं फ्यूचर में, वी डोंट नो, क्योंकि नए वेरिएंट्स आते रहेंगे. लेकिन एक चीज विच इज ऑलमोस्ट 100% लाइकली टू वर्क नो मैटर व्हाट, जो भी वेरिएंट आता है, इज योर मास्क. बिकॉज वायरस एट द एंड हैज टू एंटर योर बॉडी थ्रू योर नोज और योर माउथ. अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हो तो देयर इज नथिंग लाइक इट. दूसरी बात यह है कि क्राउडेड एरियाज में, स्पेशली इफ इट्स अ क्लोज रूम, जैसे हम अभी खड़े हैं एक क्लोज रूम में, यहाँ का वेंटिलेशन इज नॉट गोइंग टू बी गुड, एंड वी नो दैट द वायरस स्टेज इन द एयर फॉर सम टाइम. डिस्पाइट मैं ये रूम से निकल भी जाऊंगा तो वायरस थोड़ा टाइम रहेगा अगर मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ.
तो ये बहुत हाई रिस्क एरियाज हो जाते हैं। अगर आप बाहर ओपन में चल रहे हो और आपके आसपास कोई और नहीं हो तो दैट्स अ लो रिस्क इवेंट, बट स्पेशली इफ यू आर इन अ क्लोज स्पेस यू मस्ट वेयर अ मास्क इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये जो महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर लैंसलेट पिंटो ने दी है उससे आप सब लोग लाभ उठाएंगे। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।